हाय, BISP सॉल्यूशंस के CFA लेवल 1 वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फाइनेंस की दुनिया में ना हर फैसला डेटा पर टिका होता है, पर सोचिए क्या हो अगर वो डेटा ही आपको गुमराह कर रहा हो। किसी के दावे पर बस यूं ही भरोसा कर लें या फिर उसे परखें। देखिए, यहीं पर काम आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये मुश्किल सा लगने वाला कॉन्सेप्ट AI की मदद से मिनटों का खेल बन जाता है। ये सवाल है अंजलि का, जो CFA की तैयारी कर रही हैं। और उनका ये सवाल ना शायद हम में से कई लोगों का है। थ्योरी तो हम सब किताबों में पढ़ लेते हैं, पर असल दुनिया में, अपने ऑफिस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो चलिए आज अंजलि की इस उलझन को उनकी मेंटोर सीमा के साथ मिलकर सुलझाते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या? उसे एक असली चुनौती में रखकर देखना। एक ऐसी दुविधा जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स के सामने लगभग रोज ही आ जाती है। तो ये रही वो चुनौती। एक फंड मैनेजर हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनका फंड औसतन 12% का रिटर्न देता है। अरे वाह, सुनने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा काम सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि सच को जानना है। क्या ये दावा सच है या बस एक अच्छी सी मार्केटिंग लाइन? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हम एक लॉजिकल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेमवर्क हमें अंदाजों और भावनाओं से दूर सीधे सीधे सबूतों की ओर ले जाता है। चलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पीछे के तर्क को समझते हैं। हमारा सबसे पहला कदम है नल हाइपोथेसिस, यानी H0 बनाना। इसको ऐसे समझिए, कोर्ट का नियम है ना, जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष है। हम भी बिल्कुल वैसे ही पहले ये मानकर चलते हैं कि फंड मैनेजर का दावा सच है, तो हमारी H0 है, फंड का औसत रिटर्न 12% ही है। अब हमारा काम है इस दावे को चुनौती देना। और जो चुनौती हम पेश करते हैं ना, वो है हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी H1। ये H0 के ठीक उलट है। ये कहती है कि नहीं, फंड का रिटर्न 12% नहीं है, कुछ और है। अब डेटा की अदालत में यह तय होगा कि हमारे पास H0 को खारिज करने के लिए कितने मजबूत सबूत हैं। फ्रेमवर्क तो तैयार है, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं, कैलकुलेशन। पर अच्छी बात यह है कि आज के दौर में इस काम के लिए हमारे पास एक स्मार्ट असिस्टेंट है। अब अंजलि के तरह ही ये Z स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला देखकर किसी का भी सिर घूम सकता है। और सच कहें तो असल दुनिया में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बार ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हाथ से करे। और यहीं पर AI एक गेम चेंजर बनकर आता है। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल्स की मदद से ये मुश्किल कैलकुलेशंस सेकंडों में हो जाती हैं। इससे हमारा फोकस फॉर्मूलों पर नहीं रहता, बल्कि उस नतीजे के मतलब को समझने और सही फैसला लेने पर रहता है। तो चलिए कोपायलट को काम पर लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 64 महीनों का सैंपल डेटा है। इस सैंपल का औसत रिटर्न निकल कर आया है 10%, जबकि दावा किया गया था 12% का। और डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है 4%। बस हमें इन्हीं इनपुट्स की जरूरत है। और सबसे कमाल की बात देखिए, हमें कोई कोड या मुश्किल कमांड नहीं लिखना। बस सीधी सरल भाषा में, जैसे हम किसी से बात करते हैं, वैसे ही कोपायलट को बता दिया कि हमें क्या चाहिए। यही तो है AI की असली ताकत, एक्सेसिबिलिटी। और पलक झपकते ही जवाब हमारे सामने है, -4। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मजबूत सबूत है जो हमारे सैंपल डेटा और फंड मैनेजर के दावे के बीच का फासला दिखा रहा है। तो हमें हमारा सबूत मिल गया, -4। लेकिन अब इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये नंबर फंड मैनेजर के दावे को गलत साबित करने के लिए काफी है? अब आता है विश्लेषण का सबसे जरूरी पड़ाव, फैसला लेना। देखिए, फाइनेंस इंडस्ट्री में हम आम तौर पर 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम 95% भरोसे के साथ कोई फैसला लेना चाहते हैं। इस लेवल पर हमारी एक लक्ष्मण रेखा तय हो जाती है, जिसे क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, जो है -+1.96। अगर हमारा Z स्टेटिस्टिक इस रेखा के बाहर जाता है, तो मतलब नतीजा वाकई में कुछ कहता है। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं। हमारा कैलकुलेट किया हुआ Z स्टेटिस्टिक है -4, और हमारी सीमा क्या थी? -1.96। तो क्या -4 इस सीमा के बाहर है? बिल्कुल है, ये तो बहुत बाहर है। और क्योंकि हमारा सबूत यानी -4 हमारी तय सीमा यानी ±1.96 से काफी दूर है, हम पूरे आत्मविश्वास के साथ एक फैसले पर पहुंचते हैं। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। ये बस एक राय नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक ठोस सांख्यिकीय नतीजा है। तो इसका असली दुनिया में मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा और साफ है,
हमारे सैंपल डेटा के आधार पर फंड मैनेजर का 12% रिटर्न देने का दावा टिक नहीं पाया। हमने एक मार्केटिंग क्लेम को डेटा की कसौटी पे परखा और सच हमारे सामने आ गया। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 3 आसान गोल्डन स्टेप्स में याद रखते हैं। पहला, अपनी हाइपोथेसिस तय करें, मतलब दावा क्या है और उसकी चुनौती क्या है। दूसरा, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करें और इसके लिए एआई की मदद लें। और तीसरा, निर्णय के नियम को लागू करें, यानी ये देखें कि नतीजा सीमा के अंदर है या बाहर। ये समझना बहुत जरूरी है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग सिर्फ एक एग्जाम में पास होने वाला टॉपिक नहीं है। ये एक ऐसा स्किल है जो एक फ्रेशर और एक अनुभवी प्रोफेशनल के बीच का फर्क तय कर सकता है। इस स्किल का इस्तेमाल फाइनेंस में हर रोज होता है, यह तय करने में कि क्या किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को बोनस मिलना चाहिए, किसी नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के रिस्क का विश्लेषण करने में, या किसी कंपनी के भविष्य के बारे में बड़े बड़े फैसले लेने में। यकीन मानिए, ये हर जगह है। और ये है वो आहा मोमेंट। अंजलि को अब ये साफ हो गया है कि वो जो सीख रही है वो सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल पावर है, एक ऐसा टूल जो उसे एक बेहतर और ज्यादा स्मार्ट फाइनेंस प्रोफेशनल बनाएगा। अगर आप भी सीएफए या ऐसे ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखिए। हमेशा टेस्ट के टेल टाइप को पहचानिए, 1.96 जैसी जरूरी क्रिटिकल वैल्यूज को याद कर लीजिए, प्रैक्टिस के लिए को-पायलट जैसे एआई टूल्स का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और सबसे जरूरी बात, फॉर्मूले से ज्यादा उसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए कि उसका मतलब क्या है। आखिर में बस एक बात, आज का दौर सिर्फ हार्डवर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है, और जो स्मार्ट एस्पिरेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं वो एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ काम करने के लिए नहीं बल्कि बेहतर और तेजी से सोचने और फैसले लेने के लिए करते हैं।